हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार एसएससी और दरोगा के लिए साइंस नोट्स का सेट नंबर 2, जिसमें हम सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाली सीरीज में वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो कि मेरे गेस के अनुसार और बार बार एग्जाम में देखा गया, आपके क्वेश्चन बैंक में देखा गया है, चाहे आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का दे रहे हो या रेलवेज का दे रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो कल हम सब 13 नंबर क्वेश्चन तक फिजिक्स में डिस्कस किए थे, आज होगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको पेड कोर्स में पीडीएफ की जानकारी दे दी गई है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और समझने का प्रयास करेंगे। अभिकेंद्रीय बल क्या है, उदाहरण दें। तो वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे ये वृत्त है और ये केंद्र की ओर बल लग रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। मुख्य रूप से आपके एग्जाम में अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण पूछे जाएंगे। तो उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, यानी जो उपग्रह है और ग्रह का जो परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको संरचना, इलेक्ट्रॉन इसका जो है क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। इसी को परमाणु संरचना बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, इसी को परमाणु संरचना बोलते हैं। और ये अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। चौथा हो गया मौत का कुआं। आप मेला वगैरह गए होंगे तो मौत का कुआं में मोटरसाइकिल देखे होंगे चलाते हुए। तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना, ये भी अभिकेंद्रीय बल है। और साइकिल का मुड़ना, ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। मुड़ेंगे तो आप केंद्र की ओर मुड़ेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपके एग्जाम में। 15 नंबर क्वेश्चन है अपकेंद्रीय बल क्या है। तो जब कोई पिंड गति करता है और केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है, जब अंदर बल लगाएगा तो अभिकेंद्रीय बल, जब बाहर बल लगाएगा तो अपकेंद्रीय बल। जैसे दूध से मक्खन अलग करने वाली मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। कपड़ा धोने वाला मशीन घर घर में है तो वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण काम करता है और उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल के दो उदाहरण पूछ लेंगे एग्जाम में, दूध से मक्खन अलग करना और कपड़ा धोने वाला मशीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 16। पलायन वेग क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा पर इसका मान कितना होता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है, वह पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, इसी को पलायन वेग बोलते हैं। मान लेते हैं किसी भी चीज को कोई मशीन पृथ्वी के ऊपर 11.2 किलोमीटर 1 सेकेंड में फेंक लेता है। ध्यान से समझेंगे, 1 सेकेंड में पृथ्वी से एक ईटा को उछाला जाता है ऊपर, और वो ईटा अगर 11.2 किलोमीटर से ऊपर चले जाएगा तो वो गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चले जाएगा, इसी को पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों मान आप याद रखेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर है 17। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। और विद्युत धारा मापक यंत्र दो है, एक तो है ए मीटर, विद्युत धारा को ए मीटर से भी मापते हैं और विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर से भी मापते हैं। दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। तो एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम इकाई कौन है, मापने के लिए सबसे न्यूनतम इकाई कौन है, तो इसका नाम है फर्मी मीटर, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर होगा 19। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है। तो एक बैरल बराबर होता है 158.9873। इतना नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट 159 लीटर याद रखना है। ठीक है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 42 यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का गैलन, यानी अमेरिका का 42 गैलन बराबर होता है भारत का एक बैरल, या एक बैरल बराबर होता है 34.9723 यूएस गैलन। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। 20 है, एक माइक्रोन कितना लंबाई प्रदर्शित करता है। तो मीटर में अगर बात करें तो ये 10⁻⁻6 मीटर होगा और सेंटीमीटर पे बात करें तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा, ये याद रखना है दोनों। 21 नंबर, अदिश राशि क्या है। बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे, अदिश राशि क्या है नहीं पूछता है, लेकिन आपसे इसका उदाहरण पूछ लेता है, इसलिए मैं उदाहरण नीचे लिख दिया हूं बहुत सारा। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। जैसे लंबाई 5 मीटर, तो ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। कितना टाइम हुआ, तो बोल देगा कि 2 बजा है या 2 घंटा हुआ है टाइम। ठीक है, तो 2 घंटा क्या हो गया, सिर्फ इसमें परिणाम आ रहा है, इसमें दिशा तो आ नहीं रहा है। द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति,
इत्यादि, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि के उदाहरण है। तो इसको बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, यहां से प्रश्न आता ही आता है। चलिए बढ़ते हैं अदिश के बाद सदिश राशि की ओर। जितना भी फैक्ट इसमें लिखा जा रहा है ये सारा आपको याद रहना चाहिए। लास्ट में आज मैं 15 वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया हूं ताकि याद करने में और ज्यादा सहूलियत हो आप सबको। चलिए 22 सदिश राशि क्या है, तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे इसका महत्वपूर्ण है तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, इन सब में परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। आप अगर सोच रहे हैं कि त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेट करेंगे, तो गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो कहीं तो जाएंगे तभी तो गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो ऐसे क्यों चलाएंगे। तो आपको दिशा भी पता है और उसमें परिणाम भी पता है, तो इसलिए इसको सदिश राशि में रखा गया है। 23 है समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा फैदम। देखिए एक फैदम बराबर होता है 6 फीट या 1.828 मीटर। एक केबल बराबर होता है 100 फैदम, ये सब याद रहना चाहिए। नोट में मैं लिखा हूं समुद्र में दूरी समुद्री मील से मापते हैं, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, ये सब याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर होगा 24, त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गाड़ी पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट किए, एक्सीलेटर दिए तो वेग बढ़ा, फिर एक्सीलेटर कम करेंगे वेग घटा, गाड़ी बंद कर दिए वेग रुक गया, यानी त्वरण जो है ये तीनों में आ सकता है। और इसमें एक बात आपको याद रखना है, अगर परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो यानी आप एक्सीलेटर दिए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर जब आगे बढ़ाएंगे और फिर कम जब करेंगे तो वेग जो है, स्पीड जो है वो क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो उस टाइम त्वरण को मंदन कहा जाता है। ठीक है, जब आप एक्सीलेटर दिए बढ़ाए और कभी तो कम करेंगे, तो जैसे ही कम करेंगे एक्सीलेटर तो उसको बोलेंगे मंदन, सीधा बात। त्वरण का ऐसा ही मात्रक एग्जाम में भर भर के पूछता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, रेलवे के प्रत्येक क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो त्वरण का जो ऐसा ही मात्रा हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, याद रखना है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम सब केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो 5 नंबर तक हम सब केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखे थे सेट नंबर 1 में। 6 नंबर देखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक बताइए, यहां से क्वेश्चन रहेंगे। तो द्रव्यमान का 2-3 मात्रक आप सब जान लीजिए। सबसे पहले AMU, इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु का द्रव्यमान मापते हैं इससे। AMU के बदले में U लिखा जाता है जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, एक MU बराबर होता है 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम या 1.66 गुना 10 पे पावर माइनस 27 ग्राम। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा जो है द्रव्यमान में वो है कैरेट, तो सोने की शुद्धता मापते हैं कैरेट से, और एक कैरेट बराबर होता है 200 mg। ओंस है उसके बाद, ओंस में क्या मापा जाता है, तो रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान मापते हैं, और एक ओंस बराबर होता है 28.35 ग्राम या 28 ग्राम, और एक पाउंड है तो एक पाउंड बराबर होगा 453.6 ग्राम। यहां से क्वेश्चन रहने का उम्मीद है, तो इसलिए अच्छे ढंग से इसको याद कर लें। सारा द्रव्यमान जितना भी था वो मैं एक ही फ्रेम में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 7वां, आयतन का मात्रक बताइए। यहीं पे आयतन के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो एक मोल गैस का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक मोल गैस का आयतन STP पर, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो इस पर होता है 22.4 लीटर। 1 लीटर बराबर 10 पे पावर 3 क्यूब सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर, आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। और STP पर तापमान जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये सारा जितना भी आपका नंबर है ये आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 8, मोल शब्द किसने दिया, तो मोल शब्द जो है ये ओस्टवाल द्वारा दिया गया था। ये मोल क्या होता है, तो एक मोल में अणु आयन की संख्या नियत रहती है और इसे एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो मोल एक प्रकार का ढेर होता है, अणुओं का ढेर को मोल बोलते हैं। एक मोल में अणु और आयन की संख्या नियत रहती है जिसको एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, और एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23 अणु, परमाणु या आयन होगा। ये एवोगाड्रो संख्या को नंबर आपको याद रहना चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको याद रखिएगा। किसी का परमाणु भार और आणविक भार 1 मोल के बराबर होता है, ये भी याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मोल के बारे में समझाता हूं क्योंकि यहां से BSSC क्वेश्चन पूछेगी। तो एक मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान को कैपिटल M से निरूपित करते हैं और आणविक द्रव्यमान को स्मॉल m से निरूपित करते हैं। यहाँ पे m कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान।
क्या दिया गया द्रव्यमान में, तो जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा उसको दिया गया द्रव्यमान बोलेंगे, जो कि आपका 11 ग्राम है। और आणविक द्रव्यमान आ गया 44। अब भाई ये 44 कहां से आया, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम, ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 ग्राम, और यहाँ पे चूंकि 2 अणु है तो 2 से गुना करेंगे, तो 12 ग्राम इधर दिया ही है, 16 गुना 2 करेंगे 32 हो जाएगा, तो 12 ग्राम और 32 ग्राम को जोड़ेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आगे करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साइंस का करवाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल आगे। डेली थोड़ा थोड़ा हम सब करेंगे सारा सब्जेक्ट, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका बिहार एसएससी के और दरोगा के एग्जाम से पहले। दरोगा की बात करें तो एक वैकेंसी आ रही है कुछ दिनों में, लगभग 1800 प्लस पोस्ट है, तो तैयारी अभी से करेंगे तो ज्यादा चांस है निकलने का, ठीक है। 10 नंबर, त्वत्व से संबंधित प्रमुख कथनों पर विचार करिए। त्वत्व से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था, इसको जो परिभाषित किया था वो लेवोसियर ने किया था, सेट नंबर 1 में भी हम सब देखे थे। त्वत्व सबसे शुद्धतम रूप है, त्वत्व को आप तोड़ नहीं सकते। ऑक्सीजन को क्या तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। और यह सिद्ध किया था लेवोसियर ने, इसलिए लेवोसियर को रसायन शास्त्र का पिता या जनक कहते हैं। वर्तमान में त्वत्व की कुल संख्या 118 है, जिसमें 89 धातु, 22 अधातु और 7 उपधातु है, ठीक है। तो 89 धातु, 22 अधातु और 7 उपधातु है, ये तीनों आपको याद रहना चाहिए नंबर वाइज। 11वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 89 धातुओं को विभाजित कीजिए। तो 89 धातु में 84 धातु ठोस है और 5 धातु जो है वो आपका द्रव है और 0 धातु गैस है। यानी आपसे वो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि बताइए कितना संख्या है धातु गैस का, तो 0 है। द्रव कितना है 5 और ठोस कितना है 84। तो 84 ठोस वाला तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन द्रव्य वाला आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये द्रव्य वाला जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप सब। सबसे पहले 5 धातु द्रव है, इसके बारे में बताएं। 5 धातु द्रव है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कमरे के तापमान पर मरकरी रहता है, पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कमरे के ताप पे पूछेगा तो पारा, ये एक धातु द्रव है। और 4 धातु द्रव जो है ये कमरे के तापमान से ऊपर रहता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिसमें गैलियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम आता है। इसमें 2 जो आपका धातु द्रव है इसके बारे में याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम को हथेली पर लेने पर पिघलता है। क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु द्रव है जिसको हथेली पर रखने पर, हाथ पे रखने पर वो पिघल जाता है, उसका नाम है गैलियम और सीजियम। चलिए यहां से है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो उत्परिवर्तन का पिता कौन है, तो हुर्गो डी व्रीज जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन किसका बना होता है, तो जीन जो है ये 4 चीजों का बना होता है, 4 चीज का कोडोन होता है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। अब ये जीन जो है ये वो चिराग वाला जीन नहीं है। जीन क्या है तो आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। डीएनए जो है वो जीन के बने होते हैं, यानी जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से हम सबका निर्माण होता है शुक्राणु के रूप में, ठीक है। जीन से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जिसमें आपको पता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम मनुष्य में होता है, जिसमें 22 XX आपका महिला में होता है और 22 XY पुरुष में होता है। XX और XY जो होता है ये आपका जनन क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। डिटेल में अगर आपको जानना हो तो 70 बीपीएससी के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, 30 वीडियो अभी तक बना चुका हूं बायोलॉजी के लिए। आप एक बार देख के देखिए, आपका सेट आराम से बनेगा, सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो जीन किसका बना होता है, तो जीन में एक्चुअली 4 चीज होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और जीन जो बने होते हैं, जीन से डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है और क्रोमोसोम से हम सब का निर्माण होता है, यानी हम सब का निर्माण मुख्यतः जीन से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़ी, उसको याद रखिएगा। 14 डीएनए किसका बना होता है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो डीएनए जो है मुख्य रूप से यह पाइलोन्यूक्लियोटाइड होता है या न्यूक्लिक अम्ल यानी नाभिकीय अम्ल है। बाकी ये 3 चीज का बना होता है। डीएनए जो है ये 3 चीज का बना होता है। इसका जो शुगर होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर होता है, ठीक है, शकरा जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। दूसरे नंबर पे फास्फोरिक अम्ल होता है और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजनिक क्षारक होता है। अब नाइट्रोजनिक क्षारक में 4 चीज आता है, याद रखेंगे 4 चीज। क्या क्या, पहले तो नाइट्रोजनिक क्षारक 2 भाग में बटा है,
प्यूरिन और पायरिमिडीन, और प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन के अंतर्गत आता है थाइमिन और साइटोसिन। आप याद कीजिए जीन में यही चार चीज था, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसलिए मैं आपको क्या बोला कि जीन से डीएनए का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि डीएनए में क्या क्या होता है, तो शुगर में भाई होता है डीऑक्सीराइबोज, फास्फोरिक अम्ल होता है, इसके अलावा नाइट्रोजनिक क्षारक में दो होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरएनए में बस थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 15, आरएनए किसका बना होता है? तो आरएनए भी तीन चीज का बना होता है। शुगर में यहाँ पे राइबोज होता है, फास्फोरिक अम्ल डीएनए में भी था, आरएनए में भी है, नाइट्रोजनिक क्षारक डीएनए में भी था और आरएनए में भी है। लेकिन आरएनए में एक चीज बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अभी मैं आपको बताता हूं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन सेम रहता है डीएनए की तरह, लेकिन पायरिमिडीन में थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है, तो यहाँ पे यूरेसिल आ गया। अब यूरेसिल किस स्थान पे आया? तो मैं नीचे लिख दिया हूं, आरएनए में डीएनए के नाइट्रोजनिक क्षारक के पायरिमिडीन में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। और ये एक्सेप्शन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि सब तो बराबर था, बस इसमें क्या हुआ, थाइमिन के स्थान पे, यानी जो डीएनए में थाइमिन था उसके स्थान पे यूरेसिल आ गया, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16 नंबर में है, डीएनए खोजकर्ता और मॉडल पर प्रकाश डालें। तो इससे चार क्वेश्चन याद रखिएगा। डीएनए के खोजकर्ता है फेडरिक मिस्चर, मॉडल जो तैयार किया था वो वाटसन एवं क्रिक ने, और ये बीपीएससी इवन बीएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है। इसका मॉडल का नाम है द्विसर्पिकार मॉडल, इसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फोटो बना रहता है, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। और डीएनए सप्त जो दिया था वो जैकरिस द्वारा दिया गया था, इतना याद रखिए। चलिए यहां तक हो गया आपका बायोलॉजी। आगे हम सब 17 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सेट में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं। आज मैं इसमें एक एडिशनल चीज जोड़ दिया हूं, वन लाइनर साइंस डोज, जो कि लास्ट में 15 से 20-25 क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी में। इतना थ्योरी पेपर पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे हम सब, ताकि आप सबका रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी। इसमें मैं ऑप्शन हटा दिया हूं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा, 0.03%। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि पूछ लेता है इसलिए मैं यहां पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा अंतःग्रहण भोजन का अंतःग्रहण करता है? किसके द्वारा? अमीबा जो है, यहाँ पे अमीबा कर लेंगे, अमीबा जो है भोजन का अंतःग्रहण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। 4 है, इसमें मैं 4 ऑप्शन लिया हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की आवश्यकता पड़ी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, मुक्त नहीं करता है, तो इसका आंसर इसलिए दूसरा हो जाएगा। पांचवा है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो ये निगल द्वार है, निगल द्वार इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, ग्रहणी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। सातवां है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं पड़ती है, इसको याद रखना है आप सबको। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक नहीं है? तो हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो इसका आंसर हरित लवक हो जाएगा। यहाँ पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है, तो हरित लवक इज द राइट आंसर। उसके बाद है आपका 9 नंबर, मनुष्य के अमाशय की दीवार से किस नामक स्राव निकलता है? तो मनुष्य के अमाशय से जठर रस निकलता है, दिन भर में 3 लीटर के आसपास निकलता है, और यह भोजन के पाचन में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10वां। 10th नंबर है, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो यह मात्रक विहीन होता है, यहीं पे कंफ्यूज कर देगा आपको। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायऑप्टर होता है। 13 है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। 14 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। और आखिरी है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। इसलिए ये उत्तल दर्पण का यूज हम सब साइड मिरर के रूप में करते हैं। उसमें दृश्य क्षेत्र बहुत दूर तक पीछे नजर आता है और यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप अगर गाड़ी वाला शीशा में ताकेंगे मुंह से, तो आपका माउथ जो है, चेहरा जो है वो छोटा नजर आएगा, तो वो उत्तल दर्पण है। जिसमें बड़ा चेहरा नजर आएगा वो अवतल दर्पण है, और जिसमें नॉर्मल चेहरा नजर आएगा वो समतल दर्पण है। इतना आपको याद रखना है। इसी तरह कल जो है मैं 20 से 25 क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में, जब सेट नंबर 3 आएगा
उसमें मैं ऐड कर दूंगा, और इवन जीके में भी वन लाइनर लास्ट में ऐड कर दूंगा 20 से 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल आपका जीके का सेट आएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको पेड कोर्स में पीडीएफ मिल जाएगा। अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 50 बच्चे जो शुरुआत में जुड़ेंगे उनको 399 की जगह पे मात्र 251 पे करना है, और वो अगले एक साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक पीडीएफ पा सकेंगे, और बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ पा सकेंगे, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इवन बिहार एसएससी का तो 60 टेस्ट सीरीज और दरोगा का 80 टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप सब करेंगे तो पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, और आप आराम से निकाल के बार बार बना सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।